मैं पूरी तरह से जीवित हूं। मैंने पाताल लोक में 999 मेरिट अर्जित की थी और मेरा प्रमोशन अभी स्पिरिट कमांडर के पद पर हुआ ही था कि तभी मौत के राजा ने मुझे लात मारकर वापस जीवित दुनिया में भेज दिया। लेकिन जैसे ही मैं यहां उतरा, मैं सुन्न रह गया। विनाश शुरू हो चुका था। जीवित दुनिया भूतों से भरी पड्डी थी और कुछ इंसानों ने भूतों के साथ गठबंधन कर लिया था, जिन्हें घोस्ट बाइंडर कहा जाता है। अभी मेरे सामने एक आदमी और एक लड़की खड़े हैं। वह अधेड़ उम्र का आदमी मेरे शरीर से निकलने वाली घनी भूतिया आभा को घूर रहा है। उसने लड़की से कहा, वह भूतिया आभा बहुत ज्यादा ताकतवर है। वह डेंजरस रैंक से भी ऊपर का हो सकता है। अभी अपनी ताओवादी तकनीक का इस्तेमाल करो। लड़की घबराहट में मुट्ठी भर पीले ताबीज निकालती है, मेरे चारों ओर एक घेरा बनाती है और मुझे उसके अंदर फंसा लेती है। फिर वह एक पीछवुड की तलवार निकालती है और मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ती है। मैं अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए सोचता हूं, मैं अभी वापस आया ही हूं और मेरा पाला एक पागल से पड़ गया। मैं अपने ऊपर लगे हर एक ताबीज को झटके से नोच देता हूं। लड़की का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतना भयंकर भूत ताबीजों से भी नहीं डर रहा। वह हार मानने से इनकार कर देती है और एक बैंगनी ताबीज निकालकर सीधे मेरे माथे पर चिपका देती है। मैं त्योरी चढ़ाकर उसे उखाड़ता हूं, उसे मरोड़कर एक गेंद बनाता हूं, एक तरफ फेंक देता हूं और उस पर चिल्लाता हूं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर मैं उसके हाथ से पीचवुड की तलवार छीन लेता हूं और उसके दो टुकड़े कर देता हूं। लड़की पूरी तरह से घबरा जाती है। इस भूत पर कुछ भी काम नहीं कर रहा। बिना सोचे समझे वह पीछे मुड़ती है और भागने लगती है। भागते हुए वह चीखती है, अंकल ली, भागो! ये भूत बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे मुझे और भी गुस्सा आता है। भूत तुम हो। तुम्हारा पूरा खानदान भूत है। वापस आते ही एक पागल से मिलना कितनी बुरी किस्मत है। तभी पास ही में उलझे हुए बालों वाली एक आकृति हवा में तैरती है। वह अपने आप से बुदबुदाती है, कितनी घनी भूतिया आभा है। अगर मैं इस व्यक्ति को खा जाऊं तो मैं निश्चित रूप से और अधिक शक्तिशाली बन सकती हूं। वह पूरी रफ्तार से सीधे मेरी ओर उड़ती है। फिर वह अचानक जम जाती है। वह पीछे मुड़ती है और भागने लगती है। ये कैसे संभव है? जीवित दुनिया में इस स्तर का कोई कैसे हो सकता है? क्या जीवित और मृत दुनिया के बीच का पर्दा पूरी तरह से खत्म हो गया है? 7 साल पहले उस पर्दे में एक दरार आ गई थी। रातों रात अनगिनत भूत जीवित दुनिया में घुस आए। ये महिला भूत उन्हीं में से एक थी। भूत जितना शक्तिशाली होता था, उसके पार आने की संभावना उतनी ही कम होती थी। वह समझ नहीं पा रही है कि मेरे जैसा स्पिरिट कमांडर यहां कैसे खड़ा है। तभी मेरी आवाज उसके पीछे से आती है, वहीं रुक जाओ। शब्द मेरे मुंह से निकलते ही शक्ति की एक प्रचंड लहर उस पर हावी हो जाती है। वह पीछे मुड़ती है और घुटनों के बल गिर जाती है। लॉर्ड मार्कस, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं अपनी भौहें चढ़ाता हूं और पूछता हूं, तुम मुझे जानती हो? पता चलता है कि वह भी नाइट कोर्ट से है। 7 साल पहले उसका सामना मुझसे तब हुआ था जब मैं एक स्पिरिट वार्डन था। उससे मुझे पता चला कि जीवित दुनिया लंबे समय से इंसानों और भूतों के बीच बंटी हुई है। भूतों को अपनी आभा बढ़ानी होती है, इसलिए कुछ इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं, जबकि अन्य अकेले साधना करने के लिए इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं। जब मुझे पूरी बात समझ आ जाती है तो मैं उससे कहता हूं, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वह जल्दी से मेरा शुक्रिया अदा करती है और जाने के लिए मुड़ती है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं और उसके सिर के ऊपर रखकर सीलिंग फॉर्मेशन पढ़ता हूं। वह पलक झपकते ही गायब हो जाती है। डिंग! बधाई हो, खिलाड़ी। आपने भूतिया कौशल फैंटम ट्रिक प्राप्त कर लिया है। वह घोस्ट होम जो 7 साल से मेरे दिमाग में था, आखिरकार पहले पन्ने पर खुल जाता है। नाम डॉन। रैंक डेंजरस। कौशल घोस्ट आई। सोल कॉइन आउटपुट 20 प्रतिदिन। नोट: उच्च रैंक का अर्थ है उच्च आउटपुट। मेरी आंखें चमक उठती हैं। सोल कॉइन भूतिया आभा की घनी सांद्रता से बनते हैं। चाहे भूत हो या स्पिरिट वार्डन, हर कोई रैंक बढ़ाने के लिए सोल कॉइन का उपयोग करता है। एक स्पिरिट वार्डन को प्रमोट करने में भारी मात्रा लगती है। सोल कॉइन साधना की जीवन रेखा है। और अभी मुझे बस एक डेंजरस रैंक का भूत पकड़ना है और मैं एक दिन में 20 सोल कॉइन कमा लेता हूं। ऐसे 10 पकड़ लो और वह दिन के 200 हो गए, यानी साल के 60,000 से भी ज्यादा। जब मैं पाताल लोक में स्पिरिट वार्डन था तो मेरी पूरे साल की कमाई एक 100 सोल कॉइन से भी कम थी। और इसके ऊपर मैंने इस भूत की आभा को भी सोख लिया है। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि घोस्ट होम वास्तव में कितना शक्तिशाली है। इस बीच महिला भूत डॉन चारों ओर दीवारों से घिरे एक विशाल खाली स्थान के अंदर दिखाई देती है। वह घबराहट में इधर उधर भटकती है और चिल्लाती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, रुको रुको, यहां भूतिया आभा इतनी घनी क्यों है? ये तो पाताल लोक से भी ज्यादा घनी है। जीवित दुनिया में थोड़ी सी आभा इकट्ठा करने के लिए डॉन को भारी मात्रा में ऊर्जा और समय जलाना पड़ता था। लेकिन यहां एक सांस
उसे बाहर के पूरे महीने से ज्यादा आभा दे देती है। ये जगह भूतों के लिए स्वर्ग है, लेकिन इससे पहले कि वह इसका आनंद ले पाती, वह पलक झपकती है और खुद को मेरे सामने खड़ा पाती है। मैं उसके चेहरे पर डर देखता हूं और पूछता हूं, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? डॉन पागलों की तरह अपना सिर हिलाती है। आप जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपनाया जाना सम्मान की बात है। वह बेवकूफ नहीं है। घर बुलाने के लिए इतनी समृद्ध भूतिया आभा वाली जगह को ठुकराने वाला कोई मूर्ख ही होगा। मैं सिर हिलाता हूं और पूछता हूं, घोस्ट आई क्या करती है? घोस्ट आई मेरा भूतिया कौशल है। सक्रिय होने पर यह मुझे किसी भी भूत की रैंक और कौशल देखने की अनुमति देता है। मैं अपनी ठुड्डी खुजलाता हूं और सोचता हूं, ज्यादातर लोगों के लिए घोस्ट आई बेकार लग सकती है, लेकिन मेरे लिए यह गेम चेंजर है। घोस्ट होम में सीमित जगह है। मैं किसी भी भूत को इकट्ठा नहीं कर सकता, इसलिए मैं केवल सबसे शक्तिशाली भूतों का शिकार करने के लिए घोस्ट आई का उपयोग कर सकता हूं। डॉन तुरंत समझ जाती है कि मैं क्या सोच रहा हूं और उत्सुकता से बोलती है, लॉर्ड मार्कस, मैं एक टेरिफाइंग रैंक के भूत को जानती हूं। अपनी ताकत के साथ आप निश्चित रूप से उसे हरा सकते हैं। मुझे अभी आपको वहां ले जाने दें। आप क्या कहते हैं? इसलिए मैं डॉन के पीछे पीछे चलता हूं और जल्द ही एक गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाता हूं। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला होता हूं, एक बूढ़ा आदमी मेरा रास्ता रोक देता है। बच्चे, क्या तुम भी उस चीज के लिए यहां आए हो? अंदर एक डेंजरस रैंक का भूत है। बेहतर होगा कि तुम पीछे रहो, वरना तुम्हारी जान जा सकती है। जैसे ही मैं कहने वाला होता हूं कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, दो मर्सिडीज बेंज गाड़ियां आकर रुकती हैं। दरवाजे खुलते हैं और एक खूबसूरत महिला 5 युवाओं के साथ बाहर निकलती है, जिनकी उम्र 20 के आसपास है। ओल्ड वेंस, मैं इन लोगों को लाई हूं। क्या यह काफी है? बूढ़ा आदमी उन 5 घोस्ट बाइंडरों को देखता है और सिर हिलाता है। 3 लेवल 3 के घोस्ट बाइंडर और 2 लेवल 2 के घोस्ट बाइंडर, यह चलेगा। महिला मुस्कुराती है और कहती है, ओल्ड वेंस, मैं आज आप पर भरोसा कर रही हूं। कृपया सुनिश्चित करें कि आप अंदर मौजूद डेंजरस रैंक के भूत को पकड़ लें। इसे करने के लिए उसने 5 घोस्ट बाइंडरों को काम पर रखने के लिए 30 लाख से अधिक खर्च किए थे और ओल्ड वेंस को शामिल करने के लिए 2 स्प्रिट आर्टिफैक्ट सौंपे थे। उसके इतनी बड़ी रकम देने की वजह आसान है। अगर वह डेंजरस रैंक के भूत को पकड़ लेती है और सफलतापूर्वक समझौता कर लेती है, तो वह लेवल 3 की घोस्ट बाइंडर बन जाएगी और परिवार में अपनी स्थिति हमेशा के लिए पक्की कर लेगी। उसी सोच के साथ वह अपना हाथ लहराती है और कड़ाई से कहती है, रास्ता बंद करो। फिर वह मुड़ती है और ओल्ड वेंस के पीछे गांव में चली जाती है। उसके बॉडीगार्ड बैरिकेड्स लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिससे प्रवेश द्वार सील हो जाता है और कोई भी अंदर नहीं जा पाता। मैं बॉडीगार्ड्स के पास जाता हूं और कोशिश करता हूं, क्या मैं अंदर जा सकता हूं? बॉडीगार्ड्स ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं और मुझे अनदेखा कर देते हैं। मैं शांत रहता हूं और गांव को दूर से देखते हुए पीछे रुक जाता हूं। कुछ अजीब लग रहा है। आसमान गहरा होता जा रहा है। तभी गांव के अंदर से एक चीख गूंजती है। वह महिला पूरी तरह से काले धुएं में घिरी हुई है। उसका पूरा शरीर एक जगह जम गया है। वह केवल मदद के लिए चिल्ला सकती है। जैसे ही वह उम्मीद खो देती है, मैं ऊपर से नीचे उतरता हूं और दहाड़ता हूं, पीछे हटो। काला धुआं स्थिर हो जाता है। महिला मुझे देखती है और रोती है, मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मेरी आंखें चमक उठती हैं। मैं अभी काफी गरीब हूं, इसलिए मैं हाथ अंदर डालता हूं, उसे बाहर खींचता हूं और गांव के प्रवेश द्वार पर वापस ले जाता हूं। उसे नीचे उतारकर मैं कहता हूं, यहीं रुको, मैं अंदर जा रहा हूं। वह मेरा हाथ पकड़ लेती है। मत जाओ, वह भूत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वह टेरिफाइंग रैंक का है, तुम मर जाओगे। मैं उसे नजरअंदाज करता हूं और सीधे गांव के बीच की ओर चल देता हूं। मुझे उन 5 घोस्ट बाइंडरों के शव लगभग तुरंत मिल जाते हैं। तभी एक खून से सना हुआ हाथ मेरे कंधे पर पड़ता है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ओल्ड वेंस खड़ा है, जिसका चेहरा खून से लथपथ है। बच्चे, 3000 सोल कॉइन, मुझे यहां से बाहर निकालो। वह बोलते समय इधर उधर देखता रहता है। जाहिर है कि वह डर रहा है कि भूत फिर से प्रकट हो जाएगा। मैं ओल्ड वेंस को नजरअंदाज करता हूं और सामने काले धुंध की दीवार की ओर दौड़ता हूं। मैं अपना हाथ अंदर डालता हूं और जोर से खींचता हूं। धुंध से एक काली आकृति बाहर निकल आती है। मेरे सामने भूत की जानकारी चमकती है। नाम जैन, रैंक टेरिफाइंग, भूतिया कौशल सोल चेन। सोल चेन दुश्मनों को बांधती है, उनके हमलों को रोकती है और जानलेवा वार करती है। मैं अपने सामने तैर रहे डेटा को देखता हूं और सोचता हूं, घोस्ट आई वाकई कुछ खास है। एक नजर और मैंने इस भूत के बारे में सब कुछ जान लिया है। इस बीच जैन गुर्राता है और आजाद होने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने हाथ या पैर नहीं हिला सकता। उसे जो नहीं पता वो ये है
कि मैंने पहले ही बाइंडिंग तकनीक सक्रिय कर दी है, जिससे उसकी पूरी शक्ति लॉक हो गई है। ओल्ड वेंस मुंह फाड़कर देखता रह जाता है। यह आदमी इतना शक्तिशाली है। उसने एक हाथ से इतने ताकतवर भूत को पकड़ लिया। लगता है मैंने उसे पहचानने में पूरी तरह गलती कर दी। इसी बीच मैं जयन से पूछता हूं कि क्या वह ब्रिज से है या घोस्ट वॉल्ट से। ज्यादातर इंसानों को पता नहीं है, लेकिन अब पाताल लोक 3 प्रमुख गुटों में बंटा हुआ है। मौत के राजा के नेतृत्व वाली नाइट कोर्ट, जज और फेरीमैन के नेतृत्व वाली ब्रिज और घोस्ट किंग के नेतृत्व वाली घोस्ट वॉल्ट। डॉन और मैं दोनों नाइट कोर्ट के हैं। नाइट कोर्ट के भूत आमतौर पर शांति प्रिय होते हैं और शायद ही कभी इंसानों की जान लेते हैं। ब्रिज के भूत बंटे हुए हैं, कुछ हानिकारक हैं, कुछ नहीं। लेकिन घोस्ट वॉल्ट का हर एक सदस्य इंसानों को नुकसान पहुंचाना पसंद करता है। वे सभी बुरे कर्मों में डूबे हुए, कम गुस्से वाले और शातिर होते हैं। जैन मेरे सवाल का जवाब नहीं देता। वह बस गालियां देता है और दहाड़ता है। मैं शब्दों को बर्बाद नहीं करता। मैं जयन को पकड़ता हूं और उसे जमीन पर पटक देता हूं। एक गड़गड़ाहट के साथ धमाका होता है और एक गहरा गड्ढा खुल जाता है। जयन का रूप थोड़ा धुंधला होने लगता है। मैं उसे फिर से पकड़ता हूं और बार बार नीचे पटकता हूं। जैसे ही जयन खत्म होने की कगार पर होता है, वह चिल्लाता है, मेरे प्रभु मुझे छोड़ दें, मैं घोस्ट वॉल्ट से हूं। यह सुनकर मैं उसे और भी जोर से पटकता हूं। घोस्ट वॉल्ट के भूत वही हैं जिनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। फिर मैं जयन पर सवालों की झड़ी लगा देता हूं। जीवित दुनिया में घोस्ट वॉल्ट के कितने स्पिरिट वार्डन हैं, कितने स्पिरिट कमांडर, उनके सबसे शक्तिशाली भूत की रैंक क्या है? लेकिन जैन हर सवाल पर अपना सिर हिला देता है। उसे नहीं पता। मैं पूछना छोड़ देता हूं और अपना हाथ जैन के माथे पर रखता हूं। वह गायब हो जाता है। डिंग, बधाई हो खिलाड़ी, आपने भूतिया कौशल सोल चेन प्राप्त कर लिया है। घोस्ट होम में एक दूसरा पन्ना खुलता है जो जैन की जानकारी से भरा होता है। वह प्रतिदिन 40 सोल कॉइन पैदा करता है। मैं जितने ऊंचे रैंक के भूत इकट्ठा करूंगा, मेरा दैनिक आउटपुट उतना ही बढ़ता जाएगा। और अगर मैं पर्याप्त भंडार जमा कर लेता हूं, तो मैं खुद वॉल्ट लॉर्ड के स्तर तक पहुंच सकता हूं। ओल्ड वेंस भूत को हारते हुए देखता है और आखिरकार एक लंबी सांस लेता है। वह अपने कटे हुए हाथ को देखता है और निराशा के साथ आह भरता है। यह यात्रा पूरी तरह से घाटे का सौदा रही। 3 स्प्लिट आर्टिफैक्ट्स नष्ट हो गए और एक हाथ चला गया। वह मेरी ओर मुड़ता है और गहराई से झुकता है। नौजवान, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ओल्ड वेंस अपने कोट के अंदर हाथ डालता है और मुझे 3000 सोल कॉइन सौंप देता है। मैंने वे सिक्के अपनी जेब में रख लिए और जाने ही वाला था कि तभी हर दिशा से ठंडी सफेद रोशनी की एक चमक फैल गई। इसके बाद कई पिकअप ट्रक वहां आ पहुंचे। जब वे रुके तो काले ट्रेंच कोट पहने लोगों का एक समूह बाहर निकला। उनमें से एक महिला बोली, हम घोस्ट बाइंडर्स गिल्ड से हैं। वह भूत कहां है जिसे पकड़ना है? ओल्ड वेंस तुरंत समझ गए कि ये रीइंफोर्समेंट्स हैं। उन्होंने जल्दी से कहा, भूत को पहले ही भगा दिया गया है। उनके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि तभी वह महिला जिसे मैंने बचाया था, लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वह ओल्ड वेंस के पास गई और अपराधी भाव से बोली, ओल्ड वेंस, मुझे बहुत खेद है। मेरी वजह से आपने अपना हाथ खो दिया। ओल्ड वेंस ने थक कर सिर हिलाया और कहा, सेरेना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं अहंकारी था। मैंने पहले जांच पड़ताल नहीं की और न ही भूत की रैंक का पता लगाया। सेरेना मेरी ओर मुड़ी और पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या भूत ने तुम्हें चोट पहुंचाई? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। सेरेना ने तुरंत एक कार का इंतजाम किया और मुझे एक लग्जरी होटल में ठहराया। अगली सुबह घोस्ट माइंडर्स गिल्ड की वही महिला मेरे दरवाजे पर आई। नमस्ते, मेरा नाम आयरिस है। मैं यूंजो शहर में घोस्ट बाइंडर्स गिल्ड की डिप्टी डायरेक्टर हूं। सेरेना ने मुझे कल ही गिल्ड के बारे में बताया था। ये एक सरकारी संगठन है जिसकी लगभग हर क्षेत्र में एक शाखा है। इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि वह यहां क्यों आई है, उसने कहा, मैं आपको घोस्ट बाइंडर्स गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं। हम आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। आप जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम आपको केवल तभी बुलाएंगे जब हमारे सामने ऐसी स्थिति आएगी जिसे हम खुद नहीं संभाल पाएंगे, और हम आपको उसी के अनुसार भुगतान करेंगे। मैं प्रभावित नहीं हुआ। मैंने उसे आगे बात जारी रखने का इशारा किया। आयरिस ने आगे कहा, गिल्ड सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस नेटवर्क चलाता है। यदि आप किसी व्यक्ति या भूत की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको वह जानकारी दिला सकते हैं, और यदि आप कभी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम अपने पूरे संसाधनों के साथ आपका समर्थन कर सकते हैं। मैंने उसे सीधे मना नहीं किया।
मैं अभी अभी जीवित दुनिया में लौटा हूं और मुझे अभी भी इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं, इसलिए मैंने कहा मैं इस बारे में सोचूंगा। आयरिस बिल्कुल भी निराश नहीं दिखी। उसने शालीनता से विदा ली और चली गई। बाहर आयरिस के पीछे चल रहा आदमी हताशा में बुदबुदाया, आयरिस, वह सिर्फ एक घोस्ट बाइंडर है। उसे गिल्ड में शामिल करने के लिए आपको इस तरह गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आयरिस ने तीखे और गंभीर लहजे में जवाब दिया, उसने एक टेरिफाइंग रैंक के भूत को पकड़ा है। उस आदमी ने अनजाने में ही विरोध किया। क्या ओल्ड वेंस ने नहीं कहा था कि उसने उसे सिर्फ भगा दिया? क्या ओल्ड वेंस झूठ बोल रहा है? तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ। अगर मार्कस ने वास्तव में टेरिफाइंग रैंक के भूत को पकड़ा है तो इसका मतलब है कि उसके पास पहले से कम टेरिफाइंग रैंक का एक बॉन्डेड घोस्ट होना चाहिए। और अगर उसने कल वाले भूत को भी कैद कर लिया है तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उसके पास दो टेरिफाइंग रैंक के अनुबंधित भूत हैं? यह सोच उसे झकझोर गई। उसने एक गहरी सांस ली और अचानक समझ गया कि आयरिस इतनी सावधानी से क्यों पेश आ रही थी। शहर के दूसरी तरफ मैं सोफे पर धंस गया, सोडा खोला, स्नैक्स खाए और टीवी देखते हुए फिर से जीवित होने के एहसास का आनंद लेने लगा। जब मेरा पेट भर गया तो मैंने वह सुनहरा स्क्रॉल निकाला जो मौत के राजा ने मुझे दिया था और उसे खोला। उसमें लिखा था, घोस्ट वॉल्ट और ब्रिज ने जीवित दुनिया में पहले से ही अपनी ताकत बना ली है। हमारे नाइट कोर्ट का वहां कोई आधार नहीं है। बाहर सावधान रहना। क्लारा का घोस्ट वॉल्ट द्वारा शिकार किया जा रहा है। यदि हो सके तो उसे जीवित रहने में मदद करो। मैंने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और सोचा, साफ है कि अन्य दो गुट जीवित दुनिया में अच्छा कर रहे हैं जबकि नाइट कोर्ट संघर्ष कर रहा है। स्क्रॉल में वर्णित क्लारा मेरी सीनियर है। जब मैं एक मामूली स्पिरिट वार्डन था तब वह हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। वह उन सब में सबसे शक्तिशाली स्पिरिट वार्डन भी थी। इसलिए मौत के राजा ने नाइट कोर्ट की मौजूदगी बढ़ाने के लिए उसे जीवित दुनिया में भेजने के लिए भारी मात्रा में सोल कॉइन खर्च किए थे। यह 3 साल पहले की बात है और ऐसा लगता है कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। बुरा तो यह है कि उसका शिकार किया जा रहा है। तभी मुझे आयरिस द्वारा बताए गए घोस्ट बाइंडर्स गिल्ड का ख्याल आया। क्लारा को खोजने के लिए उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क वही हो सकता है जिसकी मुझे जरूरत है, और अपने पीछे शक्तिशाली सहयोगियों का होना हमेशा बेहतर होता है। चाहे मैं इसे कैसे भी देखूं, शामिल होना ही समझदारी है। इसलिए मैंने अपना फोन निकाला, आयरिस को फोन किया और उससे कहा कि मैं तैयार हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे। आइरिस मेरे लिए एक समर्पित फोन और एक आईडी कार्ड लेकर आई। हमने कुछ औपचारिक बातें की और फिर वह चली गई। तभी सेरेना, जो पास ही इंतजार कर रही थी, आखिरकार बोली, मार्कस, क्या तुम एक भूत पकड़ने में मेरी मदद कर सकते हो? मैं यह तुमसे मुफ्त में नहीं करवाऊंगी। मैं तुम्हें एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट दूंगी। उसने एक छोटी घंटी निकाली। एक नजर में ही मैं बता सकता था कि यह एक ठीक ठाक आर्टिफैक्ट है, लेकिन मेरे लिए उपयोगी नहीं है। मैं चुप रहा। सेरेना ने जल्दी से जोड़ा, मैं तुम्हें 10 मिलियन नकद, एक घर और एक रोल्स रॉयस भी दे सकती हूं। वह एक शक्तिशाली भूत हासिल करने के लिए बेताब है। उसके छोटे भाई बहन पहले से ही घोस्ट बाइंडर हैं। यदि वह भी नहीं बन पाई तो शियान परिवार में उसका स्थान घटता चला जाएगा। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, अगर तुम क्लारा नाम की नाइट कोर्ट स्पिरिट वार्डन को खोजने में मेरी मदद कर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक भूत पकड़ लूंगा। मेरे शब्द मुंह से निकले ही थे कि सेरेना ने उत्साह से जवाब दिया, दरअसल मैं एक नाइट कोर्ट स्पिरिट वार्डन के बारे में जानती हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं सच में हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण सा सवाल इतनी जल्दी काम कर जाएगा। मैंने तुरंत उस पर दबाव डाला, वह स्पिरिट वार्डन कहाँ है? सेरेना के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने बेचैनी से कहा, उस स्पिरिट वार्डन की फिलहाल नीलामी की जा रही है। एक सेकंड बाद वह अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। मेरे शरीर से शक्ति की एक भयानक लहर निकली। मैंने ठंडे लहजे में कहा, कहाँ? सेरेना ने कांपती आवाज में जवाब दिया, प्योर हार्ट टेम्पल में। सेरेना से मैंने जल्दी ही पूरी कहानी समझ ली। प्योर हार्ट टेम्पल पहले पूरी तरह से गुमनाम था, लेकिन जब 7 साल पहले विनाश हुआ तो भूत जीवित दुनिया में बेकाबू हो गए और इंसान फूड चेन में सबसे नीचे आ गए। मंदिर ने बड़ी संख्या में भूतों को पकड़ने के लिए ताबीज और पीचवुड की तलवारों का इस्तेमाल किया। इन 7 वर्षों में यह चुपचाप सबसे सम्मानित ताओवादी संस्थानों में से एक बन गया। अपनी बात खत्म करने के बाद सेरेना ने मेरी ओर देखा और सावधानी से जोड़ा, अभी प्योर हार्ट टेम्पल में 2 लेवल 4 के घोस्ट बाइंडर और 5 लेवल 3 के घोस्ट बाइंडर तैनात हैं। इस तरह सीधे अंदर जाना खतरनाक है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मुझे वहां ले चलो, चिंता मत करो। जब यह खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए एक भूत पकड़ लूंगा।
सेरेना समझ जाती है कि वह मेरा मन नहीं बदल पाएगी और अपना सिर हिला देती है। लेकिन जैसे ही हम होटल की लॉबी में कदम रखते हैं, एक गंजा आदमी हमारा रास्ता रोक लेता है। सेरेना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां जा रही हो? सेरेना ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जरूरी काम है। गंजा आदमी कुटिलता से मुस्कुराया। जरूरी काम? तुम्हारा मतलब कल रात 5 घोस्ट बाइंडरों को मरवाने से है, या परिवार के आखिरी कुछ स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स को मुफ्त में दे देने से, या शायद परिवार के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में सेवा करते हुए 1 महीने से भी कम समय में लगभग 10,000 सोल कॉइन खर्च करने से? दादाजी बहुत गुस्से में हैं। वे तुमसे कार्यवाहक प्रमुख का पद छीन रहे हैं और तुम्हें 6 महीने के लिए घर में नजरबंद कर रहे हैं। सेरेना का चेहरा काला पड़ गया। इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाती, परिवार का ही कोई सदस्य स्पष्ट रूप से उसे निशाना बना रहा था। गंजे आदमी ने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे से 2 हट्टे कट्टे आदमी सेरेना को घसीट कर ले जाने के लिए आगे बढ़े। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दफा हो जाओ, मैं चिल्लाया। गंजे आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास किया। ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हें लगता है कि तुम कोई बड़ी हस्ती हो? इससे दूर रहो। मुझे अब और बात नहीं करनी थी। मैंने अपना पैर उठाया और एक जोरदार लात मारी। गंजा आदमी हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मैंने सेरेना को पकड़ा और पीछे मुड़े बिना बाहर निकल गया। इस बीच प्योर हार्ट टेम्पल में नीलामी खत्म होने वाली थी। सब कुछ बिक चुका था, सिवाय उस स्पिरिट वार्डन के, जो अभी तक सामने नहीं आई थी। भीड़ बेचैन होने लगी। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी बड़ी मुस्कान के साथ लकड़ी का पिंजरा लिए बाहर आया। शांत हो जाइए सब लोग, स्पिरिट वार्डन यहीं है। हर आंख पिंजरे पर टिक गई। यह एक काले कपड़े से ढका हुआ था, जिस पर घने लाल ताबीज बने थे। आदमी ने धीरे से आधा कपड़ा उठाया, जिससे अंदर एक सिकुड़ी हुई काली आकृति दिखाई दी। यह आपकी स्पिरिट वार्डन है। जो कोई भी इसके साथ गठबंधन करेगा, वह कम से कम लेवल 5 का घोस्ट बाइंडर बन जाएगा, संभवतः लेवल 6 का भी। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही उसने 20,000 सोल कॉइन की शुरुआती बोली की घोषणा की, कमरे में सन्नाटा छा गया। काफी देर बीत गई, किसी ने बोली नहीं लगाई। अंत में एक युवक बोला, क्या आप कीमत कुछ कम कर सकते हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, 20,000 इसकी न्यूनतम कीमत है। यह स्पिरिट वार्डन किसी और ने बेचने के लिए दी है। प्योर हार्ट टेम्पल के पास कीमत बदलने का कोई अधिकार नहीं है। उसने कमरे का मुआयना किया और बोली, मांगी? ठीक तभी, जब सबको लगा कि यह नहीं बिकेगा, डिजाइनर कपड़े पहने एक युवक ने हाथ उठाया और चिल्लाया, मैं इसे लूंगा। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा खिल उठा। यंग मास्टर रेक्स, हमेशा की तरह दरियादिल। रेक्स मुस्कुराया। क्या मैं पहले इसकी जांच कर सकता हूं? आदमी ने सिर हिलाया। बिल्कुल। उसने पिंजरा सौंप दिया। रेक्स ने उसे लिया और करीब से देखने के लिए कपड़ा उठाया। अंदर वाकई एक स्पिरिट वार्डन थी, हालांकि उसे इतना पीटा गया था कि वह मिटने की कगार पर थी। रेक्स के लिए यह मायने नहीं रखता था। उसकी योजना अपने अनुबंधित भूत को इस स्पिरिट वार्डन को खिलाकर डेंजर्स रैंक पर अपग्रेड करना था, जिससे वह लेवल 3 का घोस्ट बाइंडर बन जाए। इस बीच शहर के दूसरी ओर हम जितनी जल्दी हो सके दौड़ रहे थे और अंत में प्योर हार्ट टेम्पल पहुंच गए। सेरेना कार से बाहर कूदी। मार्कस, जल्दी करो। अगर हमें देर हो गई तो कोई और स्पिरिट वार्डन खरीद सकता है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मैं रुक गया। मेरी निगाहें एक युवक के हाथ में लटके लकड़ी के पिंजरे पर टिक गईं। मैं वहां से स्पिरिट वार्डन की आभा महसूस कर सकता था। उसी समय रेक्स ने मुझे घूरते हुए देखा। उसने चिढ़कर कहा, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने पिंजरे की ओर इशारा किया। क्या उसके अंदर स्पिरिट वार्डन है? रेक्स ने तेजी से एक कदम पीछे लिया। यह व्यक्ति खतरनाक लग रहा था। उसने सावधानी से कहा, मैंने इसके लिए 20,000 सोल कॉइन दिए हैं। अगर तुम्हारे पास 20,000 हैं तो मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा। मैं रुका और सोचा। मेरे पास 4,000 से भी कम सोल कॉइन थे, इसलिए मैंने आह भरते हुए पूछा, क्या हम किसी तरह के ट्रेड पर बात कर सकते हैं? रेक्स ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। उसे लगा कि मैं भुगतान नहीं कर पाऊंगा, और उसने यह प्रस्ताव इसलिए दिया था ताकि मैं हार मान लूं। तभी उसके बगल वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने चिल्लाकर कहा, रास्ते से हटो। सेरेना करीब आई और फुसफुसाते हुए कहा, वह ब्रूनो है, वांग परिवार का बॉडीगार्ड, लेवल 3 का घोस्ट बाइंडर। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, एक हल्का धमाका हुआ। मेरे लाल ऑफिशियल रोब से काले धुएं की एक पतली लकीर निकली। ब्रूनो का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अभी अभी इस आदमी पर छिपकर हमला किया था और उस पर रत्ती भर भी निशान नहीं पड़ा था। वे यह नहीं जानते थे कि मेरा लबादा सोल फोर्जेड आर्मर है। एक टेरिफाइंग रैंक का भूत भी इसे खरोंच नहीं सकता।
मैंने अपना हाथ उठाया और धीरे से कहा, सोल चेन। जैसे ही मैं बोला, एक जंजीर सीधे ब्रूनो की ओर निकली। उसे बचने का मौका भी नहीं मिला और वह उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गई। उसका पूरा शरीर जाम हो गया। रेक्स ने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए। अरे शांत हो जाओ, हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। मैंने सोल चेन ढीली कर दी। ब्रूनो घुटनों के बल गिर पड़ा। युंजो, शहर में इतना भयानक व्यक्ति कब से आ गया? मैंने रेक्स की ओर देखा। मैं इसे मुफ्त में नहीं मांग रहा हूं। मुझे स्पिरिट वार्डन दे दो और मैं तुम्हें उसके बराबर मूल्य की कोई चीज दूंगा। रेक्स जानता था कि वह मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। उसने कहा, सच कहूं तो मैंने उसे अपने अनुबंधित भूत को डेंजरस रैंक पर अपग्रेड करने के लिए खरीदा था। तुम भूतों को अपग्रेड तो नहीं कर सकते, है ना? उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्पिरिट वार्डन दे दूंगा। इसे एक दोस्ती की शुरुआत समझो। इससे पहले कि वह बात पूरी करता, मैंने उसे टोक दिया। मैं तुम्हारे अनुबंधित भूत को डेंजरस रैंक पर अपग्रेड कर सकता हूं। रेक्स मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें स्पिरिट वार्डन दे दूंगा। मैंने स्पष्टीकरण छोड़ दिया और रेक्स को पास के एक अंधेरे शांत कमरे में ले गया। फिर मैं खाली हवा पर चिल्लाया, बाहर आओ। रेक्स ने घबराकर चारों ओर देखा। यहां कोई और तो नहीं दिख रहा। वह किससे बात कर रहा है? मैंने रेक्स को देखा और आह भरी। हिलो मत, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं उससे बात कर रहा हूं जो तुम्हारे अंदर है। रेक्स मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मेरा दिमाग सटक गया हो। चलो भी भाई, मेरा अनुबंधित भूत मेरे अलावा किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन एक सेकंड बाद रेक्स के शरीर से एक काला साया धीरे धीरे बाहर निकला। रेक्स पूरी तरह सुन्न रह गया। यह सच में काम कर गया। अनुबंधित भूत कांपने लगा और गिड़गिड़ाया, मेरे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरा अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। मेरी आत्मा कमजोर है। मेरी इंद्रियां धीमी हैं। इसीलिए मुझे आपके सामने प्रकट होने में इतना समय लगा। मैंने सीधे पूछा, क्या तुम घोस्ट वॉल्ट से हो? अनुबंधित भूत कांपते हुए बोला, मैं कभी नाइट कोर्ट से था, लेकिन मुझे एक शक्तिशाली घोस्ट वॉल्ट भूत ने पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। मैंने उस भूत को देखा जो मुश्किल से अपना वजूद बचाए हुए था और पूछा, तुम्हें ये चोटें कैसे लगीं? अनुबंधित भूत ने निराशा के साथ कहा, मेरे प्रभु, सालों पहले आपने घोस्ट वॉल्ट के अंदर 5 सील्स का इस्तेमाल किया था और एक घोस्ट किंग को बुलाया था जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। मैं दूर से देख रहा था और उस धमाके की चपेट में आ गया। मैं लगभग पूरी तरह खत्म ही हो गया था। रैक्स वहां खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का क्या मतलब है। एक जीवित व्यक्ति पाताल लोक में कैसे गया और ये 5 सील? ये सुनने में ही भयानक लग रहा है। अनुबंधित भूत की बातों ने मुझे असहज कर दिया। उस समय उन 5 सीलों पर मेरी पूरी महारत नहीं थी। मैंने फिर भी उस तकनीक का इस्तेमाल किया जिसकी मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और उस घटना के बाद घोस्ट वॉल्ट के हर भूत को पता चल गया कि मैं ग्रैंड एक्सोर्सिस्ट का उत्तराधिकारी हूं। मैंने आह भरी और कहा, चलो, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूं। मैंने 1000 मूल्य के सोल कॉइन निकाले और अपना हाथ भूत के सिर पर रखा। पल भर में सिक्के भूतियां ऊर्जा में बदल गए और अनुबंधित भूत के शरीर में बहने लगे। उसकी आकृति हमारी आंखों के सामने साफ तौर पर सुधर गई। जब अनुबंधित भूत पूरी तरह से ठीक हो गया तो वह आगे बढ़ा और बार बार मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने उसे हटा दिया और वापस रेक्स के शरीर में भेज दिया। जैसे ही वह वापस लौटा, रेक्स को अपने अंदर डेंजर्स रैंक की शक्ति महसूस हुई। अब से वह लेवल 3 का घोस्ट पाइंडर था। वह खुशी से झूम उठा। मार्कस, वह स्पिरिट वार्डन अभी से तुम्हारी है। रेक्स ब्रूनो को खोजने और स्पिरिट वार्डन लाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, ब्रूनो पूरी रफ्तार से हमारे पास से गाड़ी चलाकर निकल गया। रेक्स और मैं दोनों देखते रह गए। वह भाग गया था। मुझे अब चिढ़ हो रही थी। मैंने अभी रेक्स के भूत को अपग्रेड किया और अब ब्रूनो स्पिरिट वार्डन को लेकर भाग गया। ये तो पूरी तरह धोखा हो गया। रेक्स घबराहट में हकलाने लगा। मार्कस, इस आदमी ने यह अपनी मर्जी से किया है। मैं कसम खाता हूं कि मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। उसने पागलों की तरह ब्रूनो का नंबर मिलाया। तुम भाग क्यों रहे हो? दूसरी तरफ से ब्रूनो ने अपने दांत पीसे। सर, बस रुके रहिए। मैं आपके दादाजी को लेने जा रहा हूं, वे आपको बचाने आएंगे। रेक्स भड़क उठा। बेवकूफ आदमी, अभी वापस आओ। ब्रूनो ने इसे इस बात का सबूत माना कि रेक्स को उसकी मर्जी के खिलाफ बंधक बनाया गया है और वह अपनी बात पर अड़ गया। सर, मुझे पता है कि आप पर दबाव डाला जा रहा है। बस हिम्मत मत हारिए। मैं आपके दादाजी को लाऊंगा और हम मिलकर उस गुंडे से निपटेंगे। रेक्स पूरी तरह निशब्द था। वह वापस चिल्लाया, तुम अपने दिमाग में क्या खिचड़ी पका रहे हो? कोई मुझ पर दबाव नहीं डाल रहा है। मैं ये अपनी मर्जी से कर रहा हूं। स्पिरिट वार्डन को अभी वापस लाओ। लेकिन रेक्स के बार बार कहने के बावजूद ब्रूनो वापस नहीं मुड़ा।
रेक्स ने अपराधी भाव से मुझे देखा, फिर अपने फोन को घूरने लगा। मैं देख सकता था कि यह एक गलतफहमी है और फोन पर हल नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा, तो फिर मुझे तुम्हारे घर जाकर खुद वह स्प्रिट वार्डन लेनी होगी। रेक्स तुरंत मान गया। तो मार्कस, अभी मेरे साथ घर चलो। मैंने सिर हिलाया। पहले मुझे कुछ और निपटाना है। मैं मुड़ा और सीधे प्योर हार्ट टेम्पल की ओर चल दिया। मैंने ठंडी और सपाट आवाज में पूछा, स्प्रिट वार्डन को किसने पकड़ा था? हर सिर मेरी ओर मुड़ गया। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। बच्चे, तुम्हारा यहां क्या काम है? मैंने अपनी बात दोहराई। मैं पूछ रहा हूं, स्प्रिट वार्डन को किसने पकड़ा था? अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। लगता है तुम यहां हंगामा करने आए हो। उसके पीछे दो आकृतियां दिखाई दीं। सेरेना जल्दी से करीब आई और मेरे कान में फुसफुसाई। मार्कस, वे सब लेवल 3 के घोस्ट बाइंडर हैं। मैंने सपाट स्वर में कहा, मैं यहां हंगामा करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ स्पिरिट वार्डन के बारे में जानना चाहता हूं। अधेड़ उम्र का आदमी उपहास करते हुए अपने अनुबंधित भूत को बुलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर जो कुछ भी है वह पूरी तरह शांत हो गया है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसके पीछे खड़े लेवल 3 के घोस्ट बाइंडरों को भी वही समस्या हो रही थी। वे फिर भी बात करने से इनकार कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा, अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो मुझे शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। मंदिर के अंदर के घोस्ट बाइंडर टस से मस नहीं हुए। वे पागलों की तरह अपने अनुबंधित भूतों से संपर्क करने की कोशिश करते रहे। यह देखकर मैंने अपना सिर झुकाया। मेरा मुंह खुला। एक अजीब सी आवाज निकली। मेरे होठों से एक अज्ञात तरल टपकने लगा। साथ ही मेरी छाती इस तरह फड़कने लगी जैसे अंदर से कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। ठीक तभी ताओवादी कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट हुआ और उसने दोनों हाथों से मुझे झुककर प्रणाम किया। मेरे प्रभु, कृपया अपनी शक्ति को रोकें। मैं इस मंदिर का हाई मास्टर हूं। आपको जो कुछ भी चाहिए मुझसे कहें। मैंने एक लंबी सांस ली और जो कुछ भी मेरे अंदर उठ रहा था उसे वापस खींच लिया। चूंकि प्रभारी व्यक्ति सामने आ गया था, इसलिए 5 सीलों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हाई मास्टर को मेरा इतना सम्मान करते देख बाकी लोग क्रोधित हो गए। हाई मास्टर, इस आदमी ने नीलामी में बाधा डाली है। आपको इसे बाहर फेंक देना चाहिए। हाई मास्टर ने एक तीखे शब्द के साथ उन्हें चुप करा दिया। चुप हो जाओ, तुम सबके सब अंधे हो। वह मेरी ओर मुड़ा। मेरे प्रभु, हमें क्षमा करें। कृपया इन मूर्ख जूनियर्स की बातों को दिल पर न लें। आइए अंदर बात करते हैं। वह मुझे पीछे के कमरे में ले गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रेक्स वहां दर्दनाक चेहरे के साथ खड़ा था और उस तरल को घूर रहा था जो मैंने जमीन पर छोड़ा था। क्या मुझे सच में इसे उठाना होगा? यह घिनौना है। वह झिझका। उसके अनुबंधित भूत ने पूरी तरह धैर्य खो दिया। इसे अभी उठाओ, बेवकूफ। यह सिर्फ थूक नहीं है। यह वह तरल है जो तब बनता है जब भूतियां आभा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। किसी भी भूत के लिए यह शक्ति बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। रेक्स ने अपने ऊपर अनुबंधित भूत का दबाव महसूस किया और खुद को मजबूर करके एक टिश्यू से उसे जमीन से उठा लिया। जब उसने ऊपर देखा तो सेरेना उसे घृणा और नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। इस बीच मैं सीधे मुद्दे पर आया। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि स्प्रिट वार्डन को किसने पकड़ा था? हाई मास्टर तुरंत अधेड़ उम्र के आदमी की ओर मुड़ा। एल्डर चिन, इस प्रभु को बताओ कि उस भूत को किसने पकड़ा था। एल्डर चिन ने हाई मास्टर के गुस्से भरे चेहरे को देखा और अब और टाल मटोल करने की हिम्मत नहीं की। हमने उस भूत को नहीं पकड़ा। किसी ने इसे यहां बेचने के लिए दिया था। हम केवल 10% हिस्सा लेते हैं। मैंने आगे पूछा, नाम, गुट और वे कहां से हैं? एल्डर चिन कुछ देर सोचता है। वह खुद को शेड कहता था। युनजो शहर का नहीं लग रहा था। मैं उससे सिर्फ एक बार मिला हूं। हमें बस इतना ही पता है। अगर आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो जब वह अपने सोल कॉइन लेने आएगा, मैं आपसे संपर्क कर सकता हूं। मैं सिर हिलाता हूं। अपना नंबर छोड़कर मैं वहां से चला जाता हूं। मेरे जाने के बाद एल्डर चिन भ्रमित होकर हाई मास्टर की ओर मुड़ता है। आप उस बच्चे के प्रति इतने विनम्र क्यों थे? उसने मंदिर के नियम तोड़े थे। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाई मास्टर शांत स्वर में पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि अभी तुम में से कोई भी अपने अनुबंधित भूतों को क्यों नहीं बुला सका? सब अपना सिर हिला देते हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अनुबंधित भूत डरे हुए थे। कोई भी अपनी सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। वे हाई मास्टर को घूरते हैं। एक भूत इंसान से डर गया। हाई मास्टर के चेहरे के भाव गंभीर बने रहते हैं। वह ऐसा व्यक्ति है जिससे हम में से कोई भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। उसे हमेशा दूर रहना। शहर के दूसरी ओर
रेक्स मुझे और सेरेना को अपने पारिवारिक विला के गेट तक ले जाता है। जैसे ही मैं कार से बाहर कदम रखता हूं, मेरी नजर वांग एस्टेट से बाहर निकलते हुए एक टैटू वाले आदमी पर पड़ती है। उसके पीछे एक खून की तरह लाल साया तैर रहा है, जो मदद के लिए चिल्लाती हुई तड़पती आकृतियों से भरा है। वह दृश्य मुझे सब कुछ बता देता है। उसका अनुबंधित भूत खुद को ताकतवर बनाने के लिए उन आत्माओं की लाइफ फोर्स को खा रहा है। रेक्स मुझे घूरते हुए देखता है और जल्दी से कहता है, मार्कस, ये ड्रैक है, लेवल 4 का घोस्ट बाइंडर। उसी पल ड्रैक एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, जैसे वह कुछ ऐसा सुन रहा हो जो कोई और नहीं सुन सकता। वह हमारी ओर देखता है और तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे उससे एक बहुत ही जानी पहचानी आभा महसूस होती है। मैं पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता हूं और उसका रास्ता रोक देता हूं। पुराने दोस्त, मुझे देखते ही भाग क्यों रहे हो? ड्रैक चिल्लाता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, हम दोस्त नहीं हैं। वह फिर से मुड़ने की कोशिश करता है। मैं उसे फिर से रोक देता हूं। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं जो तुम्हारे अंदर है। गंदे भूत, पाताल लोक में हमारा सामना एक से ज्यादा बार हुआ है। क्या तुम बाहर आकर मेरा सामना नहीं करोगे? इससे पहले कि ड्रेक एक और शब्द कह पाता, उसके अंदर से एक गहरा काला साया धीरे धीरे बाहर निकलता है। वह गिड़गिड़ाता है, मेरे प्रभु, कृपया मुझे बख्श दें। आसपास के सभी लोग दंग रह जाते हैं। एक लेवल 4 का अनुबंधित भूत इस तरह का व्यवहार कर रहा है। मैं खुद को नहीं रोकता। फैंटम, तुमने पाताल लोक में हर तरह के पाप किए, तुम जीवित दुनिया में आए और यहां भी वही कर रहे हो। तुम नष्ट होने के लायक हो। ये भूत फैंटम घोस्ट वॉल्ट का है। जब मैं स्पिरिट वार्डन था तब हमारी झड़प हुई थी। मैंने तब उसकी 3 आत्माओं को काट दिया था, जिससे उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी, लेकिन मैंने उसे जीवित दुनिया में भाग जाने दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यहां मिलेगा। फैंटम अपनी घबराहट को दबाता है और फिर से विनती करता है, मार्कस, मेरा और तुम्हारा कोई असली झगड़ा नहीं है। कृपया आज दया दिखाओ। मैं ठंडी हंसी हंसता हूं। तुमने पाताल लोक में मेरे कई दोस्तों को मारा है और तुम कहते हो कि कोई झगड़ा नहीं है। मेरे शब्द मुंह से निकले ही थे कि हवा से एक जंजीर प्रकट होती है और सीधे फैंटम की ओर बढ़ती है। वह बचने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीर से पीछा छुड़ाना असंभव है। वह तुरंत उसे जकड़ लेती है। फैंटम समझ जाता है कि वह खत्म हो गया है। वह चिल्लाता है, मार्कस, ये जीवित दुनिया है, यहाँ घोस्ट वॉल्ट का राज्य चलता है। नाइट कोर्ट के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। मैं उसकी धमकियों का जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाता। मैं हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ रखता हूं। सील डिंग, बधाई हो खिलाड़ी, आपने भूतिया कौशल डार्क मिस्ट प्राप्त कर लिया है। रेक्स और पास खड़े सभी लोग सदमे में देखते रह जाते हैं। वह एक टेरिफाइंग रैंक का भूत था और मार्कस ने उसे कुछ ही मिनटों में वश में कर लिया। यह वाकई डरावना है। ड्रेक अपने अनुबंधित भूत को छिनते हुए देखता है और आगे झपटता है। इसे वापस करो, वह मेरा अनुबंधित भूत है। मैं उसे लात मारकर दूर कर देता हूं और रेक्स की ओर मुड़ता हूं। इसे अधिकारियों के हवाले कर दो। इसने कम से कम 1 दर्जन लोगों को मारा है। रेक्स तुरंत ड्रेक को बंधवा देता है। रेक्स के पिता सब कुछ खत्म होते हुए देखते हैं और आवाज लगाते हैं, रेक्स, वहां खड़े मत रहो, हमारे मेहमान को अंदर लाओ। रेक्स बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है और ब्रूनो के सिर के पीछे एक चपत लगाता है, बेवकूफ, स्प्रिट वार्डन को लाओ। और इस तरह वह लकड़ी का पिंजरा मेरे सामने लाया जाता है। मैं काला कपड़ा उठाता हूं और अंदर एक बिल्कुल काली छोटी आकृति पाता हूं। इसके चारों अंगों में लाल धागे पिरोए गए हैं, जो इसे पिंजरे के बीच में लटकाए हुए हैं। जैसे ही मैं इसे देखता हूं, मैं बता सकता हूं कि यह क्लारा नहीं है। जब मैं पिंजरा खोलने की कोशिश करता हूं तो बिजली का एक कड़कड़ाता हुआ झटका लगता है। उस झटके की वजह से मुझे हाथ छोड़ना पड़ता है। 1 सेकंड बाद एक लाल धागा सीधे मेरी ओर निकलता है। मैं अपनी तलवार निकालता हूं और एक ही झटके में धागे को काट देता हूं, फिर पिंजरे पर वार करता हूं। लकड़ी का ढांचा चकनाचूर हो जाता है। मैं अपनी हथेली भूत पर रखता हूं और उसमें भूतियां आभा भेजता हूं। उसका शरीर तेजी से वापस अपने पूरे आकार में आ जाता है। ठीक होते ही वह एक घुटने के बल बैठ जाता है। यह विनम्र सेवक लियो आपको प्रणाम करता है। मेरे प्रभु, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं सीधे पूछता हूं, तुम्हें किसने पकड़ा था? लियो को आखिरकार भरोसा करने के लिए कोई मिल गया है और वह सब कुछ एक साथ उगल देता है। मुझे फंसाया गया था। एक शक्तिशाली घोस्ट वॉल्ट भूत और एक वॉल्ट घोस्ट बाइंडर ने मिलकर मुझे जाल में फंसाया। मैं कुछ देर सोचता हूं और पूछता हूं, क्या तुम्हें पता है क्लारा कहाँ है? लियो तुरंत जवाब देता है, क्लारा 1 साल से लापता है। मैंने पहले उसकी तलाश के लिए दूसरे भूतों को भेजा था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। यहां सीखने के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है। मैं कहता हूं, दाइन समझ गया। कहीं जाकर आराम करो और खुद को ठीक करो। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। फिर मैं सेरेना की ओर मुड़ता हूं। सेरेना,
क्या तुम मुझे 10,000 सोल कॉइन उधार दे सकती हो? बिना किसी हिचकिचाहट के सेरेना कहती है, हाँ, मैं घर जाकर पता लगाती हूँ कि तुम्हारे लिए इसका इंतजाम कैसे किया जाए। वो मुड़ती है और चली जाती है। मैं भी ज्यादा देर नहीं रुकता और सीधे होटल वापस चला जाता हूँ। कमरे में पहुंचते ही मैं फैंटम को बुलाता हूँ और घोस्ट वॉल्ट के बारे में जानकारी के लिए उस पर दबाव डालता हूँ। डर से कांपते हुए फैंटम कहता है, घोस्ट वॉल्ट वर्तमान में 3 प्रांतों को नियंत्रित करता है। उन्होंने अपना खुद का शक्ति ढांचा तैयार किया है और वे वॉल्ट घोस्ट बाइंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य नाइट कोर्ट के स्पिरिट वार्डन्स को खत्म करना है। अब तक उन्होंने घात लगाकर उनमें से 32 को मार दिया है। मैं कुछ देर सोचने के लिए रुकता हूं और पूछता हूं, घोस्ट वॉल्ट को यह कैसे पता चलता है कि नाइट कोर्ट के स्पिरिट वार्डन कहां मिलेंगे? यह साम्राज्य बहुत विशाल है। मैं सच में यह नहीं समझ पा रहा हूं कि स्पिरिट वार्डन्स को इतनी आसानी से कैसे ढूंढा जा रहा है। फैंटम अपना सिर हिलाता है। उसे भी नहीं पता। मेरे प्रभु, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि यह जान सकूं। मेरे पास केवल बुनियादी जानकारी तक ही पहुंच है। यह मेरे लिए सिरदर्द बन जाता है। अगर घोस्ट वॉल्ट नाइट कोर्ट के स्पिरिट वार्डन्स को निशाना बना रहा है, तो इसका मतलब है कि वे मेरे पीछे भी आएंगे। आखिर मैंने पाताल लोक में घोस्ट वॉल्ट के कई भूतों को मारा था। तभी मेरा फोन बजता है। जैसे ही मैं फोन उठाता हूं, आइरिस की घबराई हुई आवाज गाती है, मार्कस, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? मैं कहता हूं, बस बताओ क्या हो रहा है। आइरिस औपचारिक बातें छोड़ सीधे मुद्दे पर आती है। 26 हांघाई स्ट्रीट पर कोई शक्तिशाली चीज दिखाई दी है। 3 घोस्ट बाइंडर पहले ही मारे जा चुके हैं। अगर तुम इसे संभाल सकते हो तो मैं चाहूंगी कि तुम एक बार देख लो। इसके लिए 2000 सोल कॉइन का इनाम है। मैं तुरंत सहमत हो जाता हूं। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। फोन रखने के बाद मैं कपड़े बदलता हूं। स्पिरिट सिल्क का लबादा बहुत ज्यादा ध्यान खींचता है। कोई भी भूत जो इसे देखेगा, उसे तुरंत पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। जब तक मुझे घोस्ट वॉल्ट की गतिविधियों के बारे में और जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक लो प्रोफाइल रहना ही समझदारी है। मैं अपनी तलवार उठाता हूं, एक टैक्सी बुलाता हूं और 26 हांघाई स्ट्रीट की ओर चल देता हूं। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूं, मैं देखता हूं कि आगे का रास्ता बंद है। सर, रास्ता बंद है। अभी प्रवेश की अनुमति नहीं है। मैं आइरिस द्वारा दिया गया बैज दिखाता हूं। मैं घोस्ट बाइंडर्स गिल्ड से हूं। मैं समस्या सुलझाने आया हूं। आदमी एक नजर देखता है और कहता है, मेरे पीछे आओ। जब हम चलते हैं तो वह मुझे चेतावनी देता है। 4 घोस्ट बाइंडर पहले अंदर गए थे। 3 मर चुके हैं। एक की हालत बहुत गंभीर है। बहुत सावधान रहना। हम जल्द ही एक अधूरी छोड़ी गई इमारत के पास पहुंचते हैं। बाहर भीड़ जमा है, सब एक साथ बात कर रहे हैं। वह आदमी पोनीटेल वाली एक महिला के पास जाता है। तान्या, घोस्ट बाइंडर्स गिल्ड ने किसी को भेजा है। तान्या बस सिर हिलाती है और फिर से मुझे नजरअंदाज करने लगती है। वह फोन पर किसी से पूछ रही है कि उन्हें पहुंचने में और कितना समय लगेगा। मैं खुद ही अंदर जाने का फैसला करता हूं, लेकिन मुश्किल से कुछ कदम ही चलता हूं कि तान्या मेरा हाथ पकड़ लेती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां जा रहे हो? मैं उसे देखता हूं, सच में हैरान होकर। भूत पकड़ने। तान्या बिना एक शब्द कहे मुझे पीछे खींच लेती है। अंदर वो भूत बहुत क्रूर है। उसने पहले ही 3 घोस्ट बाइंडर्स को मार दिया है। तुम अकेले अंदर गए तो मर जाओगे। रुको, मैंने किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाया है। एक बार वह यहां पहुंच जाए, फिर हम साथ अंदर चलेंगे। मैं मान जाता हूं। 10 मिनट बाद इंजन की गड़गड़ाहट हवा में गूंजती है। मैं ऊपर देखता हूं तो पास ही एक हेलीकॉप्टर उतर रहा होता है। एक महिला छाता पकड़े बाहर निकलती है। तान्या मेरी ओर झुकती है। वेरा सबसे शक्तिशाली लेवल 3 की घोस्ट बाइंडर है। वह छाता देख रहे हो जो उसने पकड़ा है? वह एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। उसके अंदर एक हैजर्ड्स रैंक का भूत रहता है। वेरा पास आती है और पूछती है, तान्या, क्या स्थिति है? तान्या अपनी त्योरियां चढ़ाती है। बुरी है। हमने पहले ही 3 घोस्ट बाइंडर्स खो दिए हैं। वेरा काले छाते को थपथपाती है। उसमें से एक गहरा साया ऊपर उठता है और वेरा के कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाता है। वेरा सिर हिलाती है और तान्या को इमारत की ओर इशारा करती है। मैं उनके ठीक पीछे चल दिया। वेरा ने मुझे देखा और कहा, लगता है तुम नए हो। मेरे करीब रहना। जब हमारा सामना भूत से होगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। वह मुड़ी और इमारत के अंदर रास्ता दिखाने लगी। हम अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि तभी एक जोरदार चटकने की आवाज आई। तान्या और वेरा दोनों बुरी तरह चौंक गईं। मैंने थोड़ा झेंपते हुए कहा, माफ करना, पत्थर पर पैर पड़ गया था। मन ही मन मैं निशब्द था। एक कंकड़ की आवाज पर ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए उछल रही थीं। उसी क्षण मुझे भूतिया आभा की 2 अलग अलग लहरें महसूस हुईं, एक मजबूत और एक कमजोर। इसका मतलब था कि इस इमारत में 2 भूत हैं। एक काफी कमजोर है और वेरा सीधे उसी कमजोर भूत की ओर जा रही है। अधिक शक्तिशाली भूत दूसरी दिशा में है। तान्या ने मुझे इधर उधर देखते हुए पकड़ लिया। क्या हुआ? क्या तुमने कुछ देखा? मैंने दूसरी ओर इशारा किया।
कुछ नहीं, मैं इस तरफ जा रहा हूं। इससे पहले कि वे कुछ कह पाती, मैं मुड़ा और विपरीत दिशा में चल दिया। तान्या ने मेरी पीठ को घूरते हुए बुदबुदाया, नया लड़का है, शायद अभी तक जीवन मरण की स्थिति से नहीं गुजरा, डरा हुआ है। वेरा ने समझदारी से सिर हिलाया। हम सब उस दौर से गुजरे हैं। मेरा पहला मिशन, मैं भी बहुत डरी हुई थी। अचानक वेरा के अनुबंधित भूत ने कुछ महसूस किया और सतर्क हो गया। वह आगे की ओर झपटा। वेरा ने अपनी गति बढ़ाई और उसके पीछे पीछे चल दी। इस बीच मैं जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा, अप्राकृतिक ठंड की एक लहर मुझसे टकराई। मैंने ऊपर देखा तो मेरा सामना एक सड़ते हुए गलते हुए चेहरे से हुआ। भूत ने अपना हाथ उठाया और काली ऊर्जा की एक लहर मेरी ओर छोड़ी। मैंने अपना हाथ उठाकर उसे सफाई से रोक दिया। फिर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सोल चेन सक्रिय कर दी। भूत पल भर में बंध गया। मैं संघर्ष करते हुए भूत को देखते हुए खुद से बुदबुदाया, रैंक डेंजर्स। मैंने सेरेना से वादा किया था कि मैं उसे एक डेंजरस रैंक का भूत लाकर दूंगा। यह बिल्कुल सही है। मैंने भूत के सिर पर हाथ रखा और सीलिंग तकनीक सक्रिय की। पलक झपकते ही भूत एक ठोस काली गेंद में सिमट गया। कैद हुआ भूत सदमे में चिल्लाया, तुम सीलिंग तकनीक जानते हो, तुम एक स्पिरिट कमांडर हो। फिर वह गिड़गिड़ाने लगा, मेरे प्रभु, मुझे छोड़ दें। मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था। वे घोस्ट बाइंडर मेरे पीछे आए थे। मैंने सिर्फ बचने के लिए उन्हें मारा। मैंने काली गेंद को अपनी जेब में डाला और शांति से कहा, शांत रहो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। फिर मैं इमारत से बाहर निकल गया। दूसरी ओर वेरा ने उस हैजर्ड्स रैंक के भूत को बिखेर दिया था और तान्या से कह रही थी, यहां एक और भूत होना चाहिए, डेंजरस रैंक का। एक अकेला हैजर्ड्स भूत 3 घोस्ट बाइंडरों को नहीं मार सकता। लेकिन वे दोनों कितनी भी देर इमारत को छानती रहीं, उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। इस बीच शियान परिवार के एस्टेट में एक युवक सेरेना की ओर इशारा करते हुए चिल्ला रहा था, तुम पहले ही 10,000 से ज्यादा सोल कॉइन फूंक चुकी हो और अब तुम्हें 10,000 और चाहिए। क्या तुम इस परिवार को कंगाल करना चाहती हो? सेरेना ने पलटवार किया। मैं किसी बेहद शक्तिशाली व्यक्ति को जानती हूं। वह मेरे लिए एक डेंजरस रैंक का भूत पकड़ने को तैयार है। मुझे बस उसे 10,000 सोल कॉइन उधार देने हैं। चचेरे भाई ने उपहास किया। सेरेना, क्या तुम गंभीर हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि डेंजरस रैंक के भूत को पकड़ना कितना मुश्किल है? तीसरी आंटी भी बोल पड़ी, सेरेना, तुम्हें शायद ठगा गया है। अगर कोई पकड़ भी ले तो पैक्ट करना एक अलग चुनौती है। सेरेना का दिल बैठ गया जब उसने देखा कि उसकी तीसरी आंटी भी उसके खिलाफ हो गई हैं। तभी दादाजी अचानक बोल पड़े, लड़की को 10,000 सोल कॉइन ले लेने दो। उनके कहते ही चाचा ने तुरंत आपत्ति जताई। पिताजी, सेरेना पहले ही कई स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स नष्ट कर चुकी है। हमारे पास सिर्फ 10,000 से कुछ ज्यादा सिक्के बचे हैं। अगर हमने सब इसे दे दिया तो यह परिवार खत्म हो जाएगा। चचेरे भाई ने जोड़ा, इसने पहले ही हमारी 2/3 संपत्ति उड़ा दी है। मैं कहता हूं इसे एक सिक्का भी ना दिया जाए और इसे सबक सिखाने के लिए बंद कर दिया जाए। तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे कोई पहचानता नहीं था। मैं देखना चाहता हूं कि किसकी हिम्मत है। जैसे ही मैं सीधे सेरेना के पास गया, हर कोई चौंक कर मुड़ा। क्या यह झगड़ा मुझे 10,000 सोल कॉइन देने को लेकर है? सेरेना के जवाब देने से पहले तीसरी आंटी आगे बढ़ी और पूछा, तुम वही हो जिसने सेरेना से 10,000 सिक्के उधार मांगे हैं? मैंने सिर हिलाया, हाँ मैं ही हूं। चचेरा भाई हंसने लगा, सेरेना तुम बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि यह लड़का वाकई डेंजरस रैंक का भूत पकड़ सकता है? तीसरी आंटी ने सिर हिलाया, सेरेना तुम ठगी गई हो। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपना हाथ उठाया और हल्का सा इशारा किया। एक भूत शून्य से प्रकट हुआ। दादाजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह निर्विवाद रूप से एक डेंजरस रैंक का भूत है। हालांकि तीसरी आंटी अभी भी नहीं मानी। क्या यह वाकई डेंजरस रैंक का है? मुझे तो यह इतना मजबूत नहीं लग रहा। उन्होंने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि भूत का हाथ उनके गले के चारों ओर कस गया। रुको, मैंने आदेश दिया। भूत ने तुरंत उन्हें छोड़ दिया और वापस मेरे पास आकर खड़ा हो गया। चचेरे भाई ने थूक गटका, वह भूत सच में भयानक है। मैं सेरेना की ओर मुड़ा, यह भूत तुम्हारा है, अनुबंध करो। सेरेना रोमांचित भी थी और घबराई हुई भी। इसकी कीमत क्या होगी? भूतों की नजरों में इंसान सबसे निचले प्राणी होते हैं। इसलिए किसी इंसान को भूत के साथ अनुबंध करने के लिए भूत की हर शर्त माननी पड़ती है। भूत जितना शक्तिशाली होगा, कीमत उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन मैंने भूत को बोलने नहीं दिया। मैंने पहले ही हस्तक्षेप किया, कोई शर्त नहीं, बस अनुबंध करो। फिर मैं भूत की ओर मुड़ा, कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालो। भूत ने बिना किसी सवाल के सहयोग किया और एक अनुबंध पेश किया। उसमें केवल 2 शब्द लिखे थे, अनुबंध करो। कोई अन्य शर्त नहीं थी। सेरेना ने मुझे देखा, फिर भूत को।
वह समझ नहीं पा रही थी कि यह भूत इतना आज्ञाकारी क्यों है, लेकिन उसने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अनुबंध पर अपनी उंगली दबा दी। पल भर में भूत उसके शरीर में विलीन हो गया। दादाजी ने अनुबंध पूरा होते देखा और घोषणा की, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब से यह परिवार सेरेना का है। वह हॉल से बाहर चले गए। सेरेना कमरे की ओर मुड़ी। मेरा इरादा 10,000 सोल कॉइन खर्च करने का है। किसी को कोई समस्या है? किसी की हिम्मत नहीं हुई। सब एक साथ सहमत हो गए। अब आप परिवार की मुखिया हैं। आप जो कहें वही सही। जब सब चले गए तो सेरेना मेरे लिए 10,000 सोल कॉइन लेकर आई। मार्कस, धन्यवाद। ये रहे 10,000 सिक्के। घर और कार जिसका मैंने वादा किया था मैं जल्द से जल्द तैयार कर दूंगी। मैंने सिक्के लिए और कहा, इसकी जरूरत नहीं। मैंने तुमसे वादा किया था और मैं हमेशा उसे निभाता हूं। मैं ये सिक्के तुम्हें जल्द से जल्द लौटा दूंगा। घर के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढना जहां यिन एनर्जी बहुत ज्यादा हो। सेरेना ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। मैंने अपने कर्जों के बारे में सोचा। मुझे सेरेना के 10,000 सिक्के चुकाने हैं और रेक्स के भी 10,000, इसलिए मैंने पूछा, क्या तुम्हें सोल कॉइन कमाने का कोई तेज तरीका पता है? सेरेना ने कुछ देर सोचा। तेज तरीका तो कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास बेचने के लिए स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स हैं तो तुम एक बार में काफी कमा सकते हो। जीवित दुनिया में स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स बहुत दुर्लभ हैं। एक मामूली गुणवत्ता वाला भी हजारों में बिकता है और एक बेहतर वाला दसियों हजारों में जा सकता है। एक भूत अपने पूरे अस्तित्व में शायद ही कभी कोई आर्टिफैक्ट बनाता है और सामान्य परिस्थितियों में वह उसे कभी किसी को नहीं देता। मेरी आंखें चमक उठीं। पाताल लोक में मौत के राजा ने मुझे व्यक्तिगत रूप से स्पिरिट आर्टिफैक्ट बनाना सिखाया था। इसलिए जब तक मेरे पास पर्याप्त सोल कॉइन है, मैं जितने चाहूं उतने आर्टिफैक्ट बना सकता हूं। दिमाग में बात बैठ गई। मैंने पूछा, अगर मेरे पास स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स हैं तो मैं उन्हें कहां बेचूं? युंजो शहर के केंद्र में फोर कॉर्नर्स मार्केट, वहीं घोस्ट बाइंडर एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। कोई भी स्पिरिट आर्टिफैक्ट वहां बिना किसी परेशानी के बिक जाएगा। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। होटल वापस पहुंचकर मैंने निर्माण शुरू कर दिया। मैंने अपने दाहिने हाथ में 1,000 मूल्य के सोल कॉइन पकड़े, जबकि मेरा बायां हाथ तेजी से जेस्चर्स के क्रम से गुजरा। सिक्के भूतिया ऊर्जा में घुल गए और धीरे धीरे एक छोटे चाकू का आकार लेने लगे। समय बीतने के साथ उसकी रूपरेखा तेज और ठोस हो गई। मैंने तैयार ब्लेड को थोड़ा त्योरियां चढ़ाकर देखा। ये एक निचले स्तर का आर्टिफैक्ट है जिसे ज्यादा से ज्यादा 7 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, शायद कुछ हजार सिक्कों के लायक, लेकिन मुनाफा अच्छा है। पूरी रात में मैंने 7,000 से ज्यादा सोल कॉइन फूंक दिए और 3 और आर्टिफैक्ट बनाए। सुबह होते ही मैंने सेरेना द्वारा दी गई लग्जरी कार ली और फोर कॉर्नर्स मार्केट पहुंचा। मैं एक रैंडम स्टॉल पर गया और घंटी के आकार का एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट उठाया। मैंने उसे देखा और कहा, यह लो ग्रेड आर्टिफैक्ट केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, काफी कमजोर है। स्टॉल का मालिक भड़क गया। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या देख रहे हो बच्चे? यह सिर्फ एक बार काम करता है, लेकिन यह टॉप ग्रेड है। तो कितना दोगे? वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कहीं से रेंग कर आया हूं। मैंने पूछा, 3,000 सोल कॉइन। मैं पलकें झपकाई। वह छोटी सी चीज 3,000 में बिकती है। मैंने थोड़ा और कुरेदा। 6 बार इस्तेमाल होने वाले आर्टिफैक्ट की कीमत क्या होगी? मालिक मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मैंने कोई बेतुकी बात कह दी हो। बच्चे, क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? 6 बार इस्तेमाल होने वाला आर्टिफैक्ट एक खजाना है। ऐसी दुर्लभ चीज खुले बाजार में कभी नहीं आती। आर्टिफैक्ट का उपयोग जितनी बार किया जा सकता है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। अभी बाजार में बिकने वाले सबसे कीमती आर्टिफैक्ट ज्यादा से ज्यादा 3 बार इस्तेमाल होने वाले हैं। मालिक से इस बातचीत के बाद सब स्पष्ट हो गया। मेरे द्वारा बनाए गए 7 उपयोग वाले आर्टिफैक्ट बहुत ही प्रभावशाली कीमत पर बिकने चाहिए। मैंने एक छोटी तलवार निकाली और दुकान मालिक को थमा दी। तुम्हें क्या लगता है इस आर्टिफैक्ट की कीमत क्या है? मालिक तलवार को अविश्वास से घूरने लगा। ये आर्टिफैक्ट, इसे 7 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या तुम इसे बेचोगे? मालिक ने सिर हिलाया। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं इसे खरीदने की औकात नहीं रखता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए शोर मचा सकता हूं। कोई ना कोई जरूर इसे लपक लेगा। मैंने सिर हिलाया। मालिक ने अपने मुंह के चारों ओर हाथ रखे और चिल्लाया, एकदम नया आर्टिफैक्ट, 7 बार इस्तेमाल होने वाला। कोई खरीदार है? उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि कुछ ही सेकंड के भीतर मेरे चारों ओर भीड़ जमा हो गई। क्या यह वाकई 7 बार इस्तेमाल किया जा सकता है? तुम हमें ठग तो नहीं रहे हो? मैंने तो कभी सुना भी नहीं कि कोई आर्टिफैक्ट 7 बार काम करता है। मालिक ने मुस्कुराते हुए तलवार मुझे वापस कर दी। छोटे भाई, मैं भीड़ यहां ले आया हूं, अब बाकी तुम्हारे ऊपर है।
मैंने सिर हिलाया और तलवार ऊपर उठा दी। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इस नीलामी का क्या परिणाम होता है? ये साधारण आर्टिफैक्ट वाकई 7 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी भीड़ में से किसी ने मुझे बीच में ही टोक दिया। क्या तुमने अभी-अभी एक प्रीमियम आर्टिफैक्ट को साधारण कहा? यह स्पष्ट रूप से एक प्रीमियम आर्टिफैक्ट है। मैंने उसे घूर कर देखा। अगर सीमित बार उपयोग होने वाला आर्टिफैक्ट तुम्हारे लिए प्रीमियम है, तो फिर तुम उसे क्या कहोगे जो हमेशा के लिए चले? भीड़ में मौजूद हर एक व्यक्ति सुन्न हो गया और सबकी सांसें थम गईं। एक स्थायी आर्टिफैक्ट? ऐसा किसने देखा है? वह तो अनमोल होगा। सब एक दूसरे के ऊपर चिल्लाकर बातें करने लगे। मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि इन लोगों को परमानेंट आर्टिफैक्ट्स का कोई अंदाजा नहीं है। मैंने बातचीत को वापस पटरी पर लाया। तो ये आर्टिफैक्ट कितने सोल कॉइन के लायक है? किसी ने जवाब दिया, ऐसा प्रीमियम पीस कहीं भी 20 से 30 हजार के बीच बिकेगा। मैं सच में हैरान था। मैंने अपनी आवाज ऊंची की। क्या कोई इसे खरीद रहा है? सन्नाटा छा गया। इसलिए नहीं कि वे इसे चाहते नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कंगाल थे। जब मैं हार मानने ही वाला था, तभी साधारण कपड़ों में एक महिला चलकर आई। कितना? उसने पूछा। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। 32,000 सोल कॉइन, मैंने कहा। इवॉन उसी वक्त मान गई। मेरा पहला विचार था, मैंने कीमत बहुत कम बता दी। मुझे लगा था कि उसके पास पैसे हैं, पर इतने ज्यादा होंगे यह नहीं सोचा था। 32,000 और उसने मोल भाव तक नहीं किया। तभी नीले बालों वाला एक लड़का बीच में कूद पड़ा। मैं भी इसे खरीदना चाहता हूं, इवोन ने त्योरियां चढ़ाईं। ब्लेज, ब्लेज, तुम आखिर हो क्या? कुछ खास नहीं, बस मैं भी इसे खरीदना चाहता हूं। प्रीमियम आर्टिफैक्ट कौन नहीं चाहेगा? इवोन का पारा चढ़ गया। हम पहले ही कीमत तय कर चुके हैं, ब्लेज ने उसे टोकते हुए कहा। लेकिन तुमने अभी तक भुगतान नहीं किया है, इसलिए कोई सौदा पूरा नहीं हुआ है। मैं 35,000 दूंगा। इवोन चुप हो गई। वह जानती थी कि वह ब्लेज की जेब का मुकाबला नहीं कर सकती। उसने हार मान ली और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन मैं उसके सामने आ गया। अभी मत जाओ, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मैंने तुम्हें इसे बेचने का वादा किया है और मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला। 32,000 और यह तुम्हारा है। मैंने उसे तलवार थमा दी। इवोन पूरी तरह से दंग रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 32,000 का भुगतान किया। ब्लेज ने सौदा होते देखा और उसका चेहरा उतर गया। वह जाने के लिए मुड़ा। मैंने उसे आवाज दी, अभी से जा रहे हो? आर्टिफैक्ट तो बिक गया। बिल्कुल, अब रुक कर क्या करूंगा? मैं मुस्कुराया। रुको, मेरे पास एक और आर्टिफैक्ट है, देखना चाहोगे? पूरी भीड़ फिर से जम गई। एक और प्रीमियम आर्टिफैक्ट? इस आदमी के पास संसाधनों का भंडार है। ब्लेज ने मेरी कमर पर लटकी तलवार को देखा। क्या वह वाली? मैंने जल्दी से सिर हिलाया। वह नहीं, यह वाली। मैंने कैंची के आकार का एक आर्टिफैक्ट निकाला। ब्लेज ने उसे गौर से देखा। क्या यह भी प्रीमियम है? मुझे सिर्फ प्रीमियम चाहिए। मैं मुस्कुराया। बिल्कुल, पिछले वाले की तरह ही। वही गुणवत्ता, 7 बार उपयोग के लायक। ब्लेज को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, सारा शक गायब हो गया। यह असली है। कितना? उसने पूछा। 32,000। ब्लेज ने बिना पलक झपकाए पैसे दे दिए। इवोन का चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा था कि मैं बहुत सम्माननीय हूं, पर उसे लगा कि मैं बस ग्राहक नहीं खोना चाहता था। वह जाने के लिए मुड़ी। मैंने फिर से आवाज दी, इवोन, एक और प्रीमियम आर्टिफैक्ट चाहिए? मेरे पास अभी भी एक बचा है। इवोन फटी आंखों से देखने लगी जब मैंने एक गोले, स्फेयर के आकार का आर्टिफैक्ट निकाला। इस आदमी को ये सब प्रीमियम पीस मिल कहां से रहे हैं? लेकिन उसके पास सोल कॉइन खत्म हो चुके थे, इसलिए उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैंने आह भरी और ब्लेज की ओर देखा। तुम्हें चाहिए? ब्लेज हिचकिचाया, फिर मना कर दिया। इसलिए नहीं कि वह उसे चाहता नहीं था, बल्कि उसके पास भी पर्याप्त सिक्के नहीं बचे थे। मैंने भीड़ की ओर रुख किया। कोई और? मैंने इंतजार किया। कुछ नहीं, लगता है आज ये नहीं बिकने वाला। मैंने आर्टिफैक्ट जेब में रखा और फोर कॉर्नर्स मार्केट के घोस्ट ट्रेडिंग सेक्शन की ओर चल दिया। मैंने स्टॉलों को स्कैन करने के लिए घोस्ट आई सक्रिय की। कोने में एक भूत ने मेरा ध्यान तुरंत खींचा। नाम स्नो, स्नो। रैंक कॉमन, कॉमन। भूतिया। कौशल फियरलेस, फियरलेस। विवरण, भूत को धूप में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। मैं जानकारी देखकर दंग रह गया। यह कौशल तो पूरी तरह से ब्रोकन, अविश्वसनीय है। हर कोई जानता है कि भूत सूरज की रोशनी से डरते हैं। कमजोर भूत तो दिन में आ भी नहीं सकते। यहां तक कि शक्तिशाली भूतों को भी बचने के लिए साए की जरूरत होती है। तभी एक लड़की बोली, सर, क्या आप मेरा भूत खरीदना चाहेंगे? इससे पहले कि मैं जवाब देता, अगले स्टॉल के मालिक ने टोक दिया,
वो तो बस एक कॉमन रैंक का भूत है, बिल्कुल बेकार। इसके बजाय मेरा वाला चेक करना चाहोगे? लड़की ने उसकी बात सुनी और अपना सिर झुका लिया। वह पहले से ही जानती थी, कॉमन रैंक, कोई कीमत नहीं। मैंने उस आदमी को नजरअंदाज किया और लड़की की ओर देखा। मैं इसे लूंगा। वह मुझे अविश्वास से देखने लगी। क्या मैंने सही सुना? मैंने उसे 1,000 सोल कॉइन थमा दिए। क्या यह काफी है? उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ हाँ, धन्यवाद। लेन देन पूरा हुआ। मैं भूत की ओर मुड़ा, हाथ उठाया और उसे तुरंत सोख लिया। मैं सेरेना द्वारा व्यवस्थित किए गए लग्जरी विला में गया। अंदर कदम रखते ही मैंने उस भूत को आजाद किया जिसे मैंने अभी खरीदा था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और घोस्ट होम सक्रिय किया। भूत को सील कर दिया गया। बधाई हो, आपने भूतिया कौशल फेयरलेस प्राप्त कर लिया है। इस कौशल के साथ अब मैं दिन दहाड़े कभी भी भूतों को बुला सकता हूं। उसी समय स्प्रिट वार्डन लियो मेरे कमरे में प्रकट हुआ। स्प्रिट कमांडर, आपने बुलाया? मैंने सिर हिलाया। यहां आओ, मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूं। मेरे प्रभु, मेरे घाव अपने आप भर जाएंगे। आपको मुझ पर सोल कॉइन खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहस करना जरूरी नहीं समझा। मैंने 10,000 सोल कॉइन निकाले, उन्हें आत्मा ऊर्जा में बदला और लियो के शरीर में प्रवाहित कर दिया। उसके घाव पूरी तरह भर गए। धन्यवाद स्पिरिट कमांडर। मैंने उसे टाल दिया। कोई बात नहीं, अभी करीब ही रहना, मुझे तुम्हारी जल्द ही जरूरत पड़ सकती है। लियो सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ और बाहर चला गया। तभी मेरा फोन बजा। मैंने उठाया। एक साफ और शांत आवाज आई। मार्कस, जो लोग प्योर हार्ट टेम्पल में स्पिरिट वार्डन बेच रहे थे वे 1 हफ्ते में वापस आ रहे हैं। अगर तुम उन्हें रोकना चाहते हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। मैं सीधा होकर बैठ गया। जो लोग स्पिरिट वार्डन को कैद कर रहे थे वे आखिरकार सामने आ रहे हैं। मुझे तैयार होना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत है कि नाइट कोर्ट से स्पिरिट वार्डन को किडनैप करे। मैंने फोन रखा और वह तुरंत फिर से बजा। ये आयरिस थी। मार्कस, कृपया कल घोस्ट बाइंडर्स गिल्ड के मुख्यालय आ जाना। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। वह शायद मुझे किसी भूत के शिकार पर भेज रही है। जो भी हो, पहले अपनी शक्ति बढ़ाने का समय है। मैंने डॉन डॉन को बुलाया। मेरे प्रभु, आपने बुलाया। मैं मुस्कुराया। अपग्रेड का समय आ गया है। मैंने 20,000 सोल कॉइन निकाले। वे एक धमाके के साथ जल उठे और आत्मा ऊर्जा की धाराएं डॉन के शरीर में समाने लगीं। उसके मुंह से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकली। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। उसका रूप गहरा और अधिक ठोस होने लगा। डॉन को अपने अंदर नाइटमेयर रैंक की शक्ति महसूस हुई। वह गहराई से झुकी।